नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। आपको पता है कि बोकारो के जो विधायक हैं और बेरमो के जो पूर्व विधायक हैं, दोनों के बीच जंग जारी है बोकारो में। ऐसे में जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बोकारो में, और ज़्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेरमो के पूर्व विधायक श्री योगेश्वर महतो बाटुल जी मौजूद हैं। योगेश्वर जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका JTN न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। जिस ढंग का आरोप बोकारो के विधायक पे आपने लगाया, समागम था विस्थापित को लेकर के, लड़ाई आपकी बोकारो स्टील के साथ थी, आप लड़ बैठे बोकारो विधायक के साथ, तो आप पहले से तय करके आए थे कि मंच का इस्तेमाल करना है बोकारो विधायक के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं था और मकसद है भी नहीं। और आपको ध्यान होगा कि यह बात हमने नहीं छेड़ा, यह बात उन्होंने छेड़ा। जब नरकरा का सवाल आया और नरकरा का जब सवाल आया तो आपने देखा कि मैंने 109 एकड़ ज़मीन वहाँ वापसी का है जहाँ स्टेडियम बनना है, वो 109 एकड़ का मैंने हवाला दिया है कि उसका रेफरेंस क्या है बिहार सरकार के द्वारा। तो वो रेफरेंस के आधार पर बिना जाने आप वहाँ पर स्टेडियम बनाने चले गए और उन्होंने आपने उस समय चुनौती दिया कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि स्टेडियम बनने से रोक सकता है। तो ये चुनौती आपने किसको दिया? वहाँ के विस्थापितों को दिया, बोकारो के विस्थापितों को दिया। तो ये प्रारंभ उन्होंने किया है। मैंने इतना ही कहा है कि जो आप कर रहे हैं इस मंच में, समागम में, मैंने इतना ही कहा कि जो आप कर रहे हैं वो आपको पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में बोलना चाहिए। ये हमने नई बात नहीं कहा है कि आप ज़मीन का हेराफेरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करते हैं। इसका प्रमाण जैना मोड़ में आप पले हैं, बढ़े हैं, वहाँ जन्म लिए हैं। कितना बटन, मैं इस बातचीत में पूरे सवालों को स्पेसिफिक ढंग से लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो स्थिति साफ कर दीजिए कि आपने नरकेरा के मामले में ये कहा था कि बगल में इनके द्वारा या इनके परिजनों के द्वारा ज़मीन खरीदा गया है, उसमें क्या सच्चाई है? मैंने ये बात नहीं कहा है। यानी कि आप खारिज करते हैं कि वहाँ इस ना, ये बात मैंने कहा ही नहीं है। ये बात ना हमने प्रेस मीडिया में कहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा है, ना मैंने प्रिंट मीडिया में कहा है। मैंने ये बात जरूर कहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप ज़मीन का हेराफेरी करते हैं। ये कहा है, इसको हम कबूल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बटुल, जो बियाडा में जो हॉस्पिटल बन रहा है मेडिकेंट का, वो आपको लग रहा है कि आपने अभी कहा था कि जो ज़मीन का जो हस्तांतरण हुआ है हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है? निश्चित रूप से फर्जी बढ़ा हुआ है। आप बियाडा से इसका जवाब मांग सकते हैं। बियाडा से सारे तथ्य लीजिए और किस ढंग से आवंटित हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो तथ्य रखा है उस तथ्य में तो स्पष्ट लिखा है। मैंने मुख्यमंत्री को अपील किया है इसके बारे में। मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि ये ज़मीन अवैध रूप से है, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए और जब तक इसका इंक्वायरी नहीं हो तब तक इसका काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैंने कहा है। बटुल, आपने एक दस्तावेज दिया है बारी कोऑपरेटिव में जो अपार्टमेंट बन रहा है उसको लेकर के, उसमें जो JE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो जांच प्रतिवेदन है, जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, वो एडवर्स है। वो फैक्ट क्या है, जरा ये बता दीजिए। कोई एडवर्स नहीं है, उसका हाईकोर्ट में चल रहा है। बारी कोऑपरेटिव के लोग वहाँ लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में कि आपने नक्शा वहाँ का जो है वो नक्शा माड़ा से, उस समय नक्शा बनना था, नक्शा आपने माड़ा से बनाया नहीं। और आज के दिन में वह पंचायत है, वो बोकारो नगर नहीं है, बोकारो नगर निगम नहीं है, वो पंचायत है आज भी। और पंचायत का नक्शा का अलग तरीका है। आप उस लाइन पर गए नहीं। आपको जो मंजिला बनाना चाहिए था, जो वहाँ का मानक है, उस मानक से आपने दीवार कर करके और कई मंजिला बना दिया। और आज उन लोगों का, जो लोगों को आप अपार्टमेंट दिए हैं, उनका ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उनका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, वो लोन ले नहीं सकते हैं। तो आपने तो लोगों को ठगने का काम किया है कह सकते हैं, या गुमराह करने का काम किया है आपने। इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं? इसका इंक्वायरी करें। बटुल, आपने एक और सवाल उठाया है, वो ये है कि जो बिना एजुकेशनल और जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसको लेकर के कि जैना मोड़ में वो जो बैंक का जो लोन था 3.5 करोड़ के आसपास अब हो गया है वो जा करके, तो उसमें वो डिफ़ॉल्टर है। जरा आप जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद एक फैक्ट है जो मैं आपको रिवील करता हूँ।
नहीं, ये वो छुपी हुई बात नहीं है। उसका भी हाई कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस कर चुका है। अभी केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये हमको नहीं मानेंगे, इसलिए केस चल रहा है और था या दोनों विषय को लिखा है। बटुल, उसमें एक इनपुट हमारे पास है, वो ये है कि जिस ट्रस्ट को डिफॉल्टर बताया जा रहा है उस ट्रस्ट का वो अकाउंट जिसको एनपीए कर दिया गया था उसका लोन सेटल हो गया है। तो वो जो बिना एजुकेशनल ट्रस्ट, बटुल सुन लीजिए आप, उस अकाउंट को सेटल किया जा चुका है, विधायक के पास उसका नो ड्यूज है, और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया गया था इसके अगेंस्ट में वो सब रिलीज हो गया है। तो ये अपडेट नहीं था कि आपके पास? मैंने इनका तथ्य दिया है कि जिस आधार पर मैंने बोला है वो पेपर का कटिंग मैंने लगाया है, और उस पेपर का कटिंग के आधार पर मैंने इस तथ्य को रखा है। और यदि वो निश्चित रूप से यदि वो वहाँ से यदि अपना लोन चुकता कर चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तथ्य को रखा हूँ उस आधार पर। बटुल, ये दूसरे ढंग से डिस्कोर्स उसका बदल गया है, क्योंकि इस हॉस्पिटल का जो एमओयू हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। जो डॉक्टर तालकोटी हैं इसके अंदर, और राजेश कुमार हैं इसके अंदर, जो बाद बाकी जो इसके अंदर जो डायरेक्टर हैं, इन सब की मौजूदगी में हुई थी, और बाद बाकी लोग इसके अंदर इन्वेस्टर हैं। ये एमओयू गवर्नमेंट ने किया है उस हॉस्पिटल के साथ। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, उनका एग्रीमेंट कहाँ हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस हॉस्पिटल का जो एड्रेस दिया गया है, आप गूगल को सर्च करेंगे तो इसका एड्रेस दिल्ली है। कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, एड्रेस तो कहीं का भी हो सकता है। हाँ भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं कहीं का भी हो सकता है, ये आज भी हम कह रहा हूँ, लेकिन वो ज़मीन का अलॉटमेंट गलत हुआ है ये मैं कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि वो कैंसर सुपर हॉस्पिटल हो नहीं सकता है। ये भी कह रहा हूँ कि उद्योग के अंदर में हॉस्पिटल नहीं आता है आज तक, 2021 तक उद्योग विभाग झारखंड सरकार ने इन्वेस्टमेंट उद्योग के रूप में हॉस्पिटल को नहीं किया। वो अभी सर्विस सेक्टर में है जी। बटुल, अब आते हैं विस्थापितों के मुद्दे पर। सबसे पहली बात कि आप पार्टी ने आपको 4 बार टिकट दिया, 2 बार आप विधायक रहे। आप ऐसे टाइम में विधायक रहे जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, और लोग ये मानकर चलते हैं कि अर्जुन मुंडा से आपकी बहुत अधिक नज़दीकी थी। उस टाइम में आपने एक बड़ा विस्थापित आंदोलन भी किया था, बहुत सारी बातें थी विस्थापितों की जो उस वक्त आप मनवा सकते थे। अफसोस है ये कहते हुए कि डीड ऑफ कन्विंस भी बोकारो स्टील के फेवर में उसी टाइम में हुआ। तो लगता है कि एक बड़ा मौका उस टाइम आप विधायक रहते गंवा चुके हैं। आपको नहीं पता इस बात का, ये जब हुआ है डीड ऑफ कन्विंस और डीड ऑफ ग्रांट, ये उस समय मैं विधायक नहीं था। 2009 में मैं चुनाव हार गया था, 2009 से 2014 तक मैं विधायक नहीं था, और उसी पीरियड में ये हुआ है। और मैं ये कह दूं कि डीड ऑफ कन्विंस और डीड ऑफ ग्रांट इज़ नॉट ट्रांसफ़र ऑफ ज़मीन, ये जस्ट एक एग्रीमेंट है, और डीड ट्रांसफ़र होगा उस एग्रीमेंट के आधार पर तब जब बोकारो स्टील प्लांट 65 साल का रेवेन्यू जो ड्यू है, खजना जिसको हम बोलते हैं, मालगुजारी, वो जमा करे। आज के दिन में 34,000 समथिंग एकड़ जो ज़मीन है, और जो ज़मीन वापसी किया है उसको माइनस करके यदि उसको जोड़ा जाए, और जो ज़मीन उनके अधीन या डीपीएलआर के अधीन है या झारखंड सरकार के अधीन है, उसको यदि ट्रांसफ़र करना होगा तो आज के दिन में उतना जो आज के दिन का जो वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर उनको स्टाम्प पेपर का पैसा देना होगा, तभी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बटुल, एक सिद्धांतिक सवाल हम ले रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर हैं आप। पार्टी में केंद्र में आपकी सरकार है, स्टील मिनिस्टर आपके हैं। इन सैकड़ों संगठनों को लेकर, दर्जनों संगठनों को लेकर विस्थापितों की लड़ाई लड़ने से एक और तरीका भी तो हो सकता था कि आप स्टील मिनिस्टर आपके खुद के पार्टी के हैं, उनसे संपर्क करके बोकारो के विस्थापितों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना, एक रास्ता तो था आपके पास। नहीं, आपने ये रास्ता क्यों? वो हमारी सरकार में हैं, वो गठबंधन के हैं, वो जदयू से आते हैं स्टील मिनिस्टर। और मैंने बोकारो विस्थापित मंच ने स्पष्ट किया है कि हम सभी फोरम में जाएंगे। हम यहाँ ज़रूरत होगा तो एसडीओ के यहाँ बैठेंगे, ज़रूरत होगा डीसी के यहाँ बैठेंगे, ज़रूरत होगा विभाग में बैठेंगे,
ज़रूरत होगा सरकार के साथ बैठेंगे, ज़रूरत होगा दिल्ली में भी जाएंगे। बोकारो विस्थापित मंच ये है अंतिम लड़ाई के रूप में, एक लंबी लड़ाई के रूप में रेखा खींचा है और क्रमबद्ध तरीक़ा से हमको जहां जाना होगा स्टेज वाइज बोकारो विस्थापित मंच जाएगा। बाटुल दा, आपने राजेंद्र प्रसाद सिंह को बेरमो में उस वक्त हराया था जिस वक्त उनके खिलाफ कोई भी आपके दल का नेता खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। कई लोगों ने पार्टी को मना किया था और उस लड़ाई में आपकी जीत हुई थी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आपने बोकारो के विधायक पे ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने बेरमो का चुनाव आपको हरवा दिया है। ये इसमें कितनी सच्चाई है उस आरोप पे? आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने इसके पहले प्रश्न पूछा कि 4 बार पार्टी ने टिकट दिया। 4 बार नहीं, मुझे 5 बार टिकट दिया और 5 बार में 3 बार हम हारे, 2 बार जीते। और मैं आभार हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हमने उसका रिजल्ट भी दिया। और 2019 चुनाव और 2019 के बाई इलेक्शन, दोनों चुनाव में, 2019 जनरल चुनाव में पार्टी को पता है कि कौन कौन पार्टी विरोधी काम किए हैं। उस समय भी लिखित रूप से पार्टी ने हमसे मांगा था, मैंने दिया है। और जो बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन तो मैं डायरेक्ट नहीं लड़ रहा था, बाई इलेक्शन पार्टी डायरेक्ट लड़ रही थी। और हमारे महामंत्री प्रदीप वर्मा जी यहाँ प्रभारी थे, सह प्रभारी भानु प्रताप शाही जी थे, अमर कुमार बावरी जी थे और बाकी कई पदाधिकारी आते जाते रहे। कई नेता समय समय पर प्रोग्राम दिए आए गए, लेकिन प्रभारी के रूप में ये 2-3 आदमी निरंतर रहे हैं। और मैंने 40 आदमी के खिलाफ लिख करके दिया है। आज तक उस पर पार्टी ने अभी तक विचार नहीं किया है, ये उनका विषय है, लेकिन मैंने लिखित रूप से दिया है। और निश्चित रूप से ये पार्टी फोरम में जब जाएंगे तो उन सारी बातों को हम लाएंगे कि हमने लिख करके दिया है, उसमें कई प्रमाण भी हैं। और बाई इलेक्शन में तो हमको प्रमाण देना नहीं है, बाई इलेक्शन में प्रदीप वर्मा जी को और भानु प्रताप शाही जी को और अमर कुमार बावरी को देना है। वो अपना बात को रखेंगे, ज़रूरत होगा हमारी। उन्होंने कहा है कि आप लिख करके दे दीजिए, हमने लिख करके पार्टी को दिया। बाटुल दा, आपका जो विस्थापित मंच है, संयुक्त विस्थापित मंच है बोकारो का, चर्चाएं ये भी है कि अचानक विस्थापित संगठन के नेता इसलिए सक्रिय हो गए क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट का 26,000 करोड़ के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन का प्लान है। ये सारा का सारा खेल सिर्फ टेंडर का है, विस्थापितों का कुछ नहीं होने वाला है। आज तक जोगेश्वर महतो बाटुल और उमाकांत रजक, साधु शरण गोप, हाकिम प्रसाद महतो, हसनुल्ला अंसारी और जो हमारे नेता हैं, कोई ये नहीं कहता है कि मैं बोकारो स्टील प्लांट का आज तक ठेकेदारी किया हूँ। आगे क्या करेंगे? रघुनाथ महतो भी आपके संगठन में है और वो उनका एस पॉइंट में ठेकेदारी है। देखिए, जो संगठन हैं, अभी तक 24 संगठन 25 संगठन हमारे साथ हैं इस मंच में, और उन्होंने ही यह संगठन को बनाया है। और उन्होंने बनाया है तो हमने शुरू से कहा है कि भाई बीत गई सो बात गई। हमने 18-20 साल खोया है, फिर से हम एक नए ढंग से हम विस्थापित का आंदोलन, एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। उस नीति के साथ, उस संकल्प के साथ हम सभी आए हैं। आने वाले दिन में निश्चित रूप से अपना जीने के लिए, खाने के लिए तो लड़ेगा। उसमें हमारा ठेकेदारी के लिए भी हमारा प्राथमिकता है, हमारा प्लॉट में भी प्राथमिकता है, हमारा प्लांट के अंदर में, प्लांट के बाहर में भी ठेकेदारी में प्लांट है, तो क्यों नहीं ठेकेदारी करेंगे? ठेकेदारी और ज़मीन का कारोबार वही करेंगे क्या? अपार्टमेंट वही बनाएंगे क्या? हमारे विस्थापित नहीं बनाएंगे क्या? बाटुल, तो आपने दोबारा टारगेट कर दिया और आपने रिकॉर्ड पे टारगेट किया है। मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, वो ये है कि जो बोकारो के जो विस्थापित हैं, वो जिस मंच से आप आ रहे हैं, जिन मंच बनाया आपने, कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये लड़ाई आपके और विधायक के बीच में है, मंच के दूसरे नेता आपके साथ नहीं है इस मामले पर। स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ केंद्र सरकार का, स्टील मिनिस्ट्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि इसको 15 मिलियन टन बनाने का है। और मैं और हमारे सारे विस्थापित ये मानते हैं कि यह प्लांट हमारी माँ है और इसका दूध पीने में हम विश्वास करते हैं, मांस खाने में नहीं। और इसलिए हम स्वागत करेंगे 26,000 करोड़ का आवे, और उसका निवेश कैसे होगा, उसका
विस्तार कैसे होगा, बोकारो विस्थापित मंच के सलाह ले, हम बोकारो स्टील प्रबंधन को सलाह देंगे और उस सलाह के आधार पर निश्चित रूप से, और जो उनका प्लान था उस प्लान के आधार पर काम करे। मैं आज हर तरह से बोकारो उनका साथ है। मैं प्लांट का विस्तारीकरण का, विकास का कतई विरोधी नहीं रहा हूं। मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि यदि फाइनेंशियल मामला में, वित्तीय मामला में पहला यदि अधिकार मिलना चाहिए लाभ का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो बोकारो विस्थापित को मिलना चाहिए। बाटुल को मिले ना मिले यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि क्यों नहीं विस्थापित काम करेगा, क्यों नहीं फोर्थ ग्रेड में नौकरी होगा, क्यों आप फोर्थ ग्रेड का जो रिजर्व है उसके लिए आप आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। अब 50,000 लोग आप जो प्लांट के अंदर में ठेकेदारी में और आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। आपका आज के दिन में 4.7 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है। उसके आधार पर आपका मैन पावर कितना होना चाहिए आप डिक्लेयर कीजिए और उतना को अस्थायी नौकरी दीजिए, विस्थापितों को दीजिए। बाटुल, एक सप्लीमेंट्री सवाल है, वो ये है कि जो 1500 अप्रेंटिस हैं, 400, 600 और 500 का जो बैच बना हुआ है, वो बच्चे अभी भी ट्रेनिंग करने के बाद, और कुछ लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है। विस्थापित मंच उनके बारे में क्या सोच रहा है, आपका व्यू पॉइंट क्या है उसको लेकर? मैंने बोकारो विस्थापित मंच ने उस पॉइंट को अभी पॉइंट आउट किया है। हमारा मांग में वो भी मांग है, और आपको शायद स्मरण नहीं हो, उस समय धनबाद जिला था जिस समय ये बोकारो स्टील प्लांट प्रारंभ हुआ, और उस समय यहाँ ITI नहीं था। लोग यहाँ से घर घर से बुला करके नॉन मैट्रिक 7वां 8वां पास के लोगों को ले जा करके भूली में ट्रेनिंग करवा करके, और ये मेरा शर्त में है कि आपको प्रशिक्षित कर करके हम नौकरी देंगे, ये भी शर्त में है नोटिफिकेशन में। और ये हम पर कोई मेहरबानी प्लांट नहीं कर रहा है। आज ITI मोड उसी के लिए बना, ITI मोड में जो ITI बना है उसी के लिए बना था, बोकारो के विस्थापितों को ही प्रशिक्षण देने के लिए। हाँ जी, और आज वो उसका उपयोग नहीं करके ये आउटसोर्सिंग में कर रहे हैं। उसका उपयोग करना चाहिए, वो बोकारो स्टील प्लांट को अपने हाथ में लेकर के चलाना चाहिए था और वहाँ ट्रेनिंग करना चाहिए था। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग में दिए हैं उनके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जांच करने का विषय है। बाटुल, तो हमको वाइंड अप भी करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। पिछले मंगलवार को आपकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात हुई है, आप विस्थापितों के साथ गए थे, नेता थे आपके साथ, आप स्मारक पत्र देने गए थे और क्या करने गए थे, जरा विस्तार से बताइए। कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये मुलाकात राजनीतिक है। कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने जो मेरा 33 सूत्री मांग है वो 33 सूत्री मांग उनको सौंपा है, और उसमें 13 सूत्री मांग जो है हम लोगों ने मंच में भी 26 तारीख को भी यहाँ से ऐलान किया है कि 13 सूत्री मांग विशुद्ध रूप से झारखंड सरकार को करना है और उसको इम्प्लीमेंट कराना है। बाकी 20 सूत्री मांग वो बोकारो स्टील प्लांट से रिलेटेड है। मैं अपनी अधिकार के लिए मुख्यमंत्री के पास गए थे, और इस अधिकार के भी साथ गए थे कि मुख्यमंत्री इस धरती में पले बढ़े हैं, यहाँ से पढ़ाई किए हैं, और बोकारो का जनता का, बोकारो के विस्थापितों की आशा बंधी है, और उन्होंने भरोसा दिया है कि आपकी मांगों पर हम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और आप लोगों के साथ लेकर के करेंगे। हम उनको स्वागत किए हैं और इसके लिए हम आभार प्रकट हम लोग करके आए हैं, और अपेक्षा है और आशा है कि ये इस संदर्भ में झारखंड सरकार और हेमंत जी आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद को लेकर गए थे और उस उम्मीद पर उन्होंने आश्वासन और भरोसा दिया है। बाटुल, आपको शुभकामनाएं, और अपने वक्त निकाला बात करने के लिए JTN न्यूज़ इंडिया के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल। अगली बार एक और मुद्दा, एक और शख्सियत, और तब तक के लिए नमस्कार।